चलो यार बच्चों आ जाओ फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे यो बेटा इसका बटन ऑन, हाँ ऑन ऑन है क्या देख। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे आना पहले। यस गुड मॉर्निंग। देखो क्या बोल रहे तो पहले 19 पे आ जाओ। ABC are the partners. ABC are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio, देखो बेटा 3:1। ध्यान देना। Their balance sheet as on 31st March 21 was as follows। ABC तीनों का कैपिटल दिया है, रिजर्व दे दिया है, पार्टनर्स लोन दे दिया है, ठीक है। ए से लोन लिया था, बी से लोन लिया था। क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल, कैश, बैंक। बी डाइड, ओके, मर गया बेचारा। कब गया ऊपर? 1 अगस्त को। ओ हो, एक और बड़ी तकलीफ आ गई इस सब में। बोलो कौन सी? बैलेंस शीट कब की दी है? 31 मार्च की। बी कब मरा? 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का हिसाब भी हमें कंसिडर करना होगा। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा लिख लेना। वो बी की जो डेथ की डेट है उसको अंडरलाइन करो और बैलेंस शीट की जो डेट है उसको अंडरलाइन करो। हिज अकाउंट इज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। कैसे सेटल कर रहे देखो जरा। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ लास्ट 4 years अकाउंटिंग ईयर एवरेज प्रॉफिट। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रॉफिट वर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है, 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है बेटा, यस और नो। उसके बाद एक बार चेक कर बटन कहाँ है तो उसका। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 250 lakh। लैंड एंड मशीनरी वैल्यूड एट 240 lakh। For the purpose of calculating B's share in the profit of 1/4/21 to 31st July, profit for the year 2021 will be taken as base। चलो मुझे अप्रैल से जुलाई का प्रॉफिट कौन निकाल के बताएगा फटाक से? आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। अप्रैल से जुलाई तक का प्रॉफिट अभी जो मैंने पढ़ा ना वो इंपॉर्टेंट है। 20-21 का प्रॉफिट बेस आप ले सकते हो। 20-21 का प्रॉफिट कितना है? 165। ये 12 महीनों का, तो 4 महीने का कितना? 55 लाख। ये पूरे फर्म का है, इसमें बी का शेयर निकालेंगे। कुछ बात समझ में आई? बोला ही नहीं इन्होंने ऐसे कि 20-21 का प्रॉफिट को बेस लेना है और उसी हिसाब से वो 4 महीने का निकालना है। सही है बेटा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी कैलकुलेटेड एट 6% पर एनम। अ सम ऑफ 50 lakh टू बी पेड इमीडिएटली टू बीज एग्जीक्यूटर। जो भी उसको देना आएगा ना उसमें से 50 लाख तो तुरंत दे दिया, बचा हुआ लोन दिखाएंगे। बैलेंस टू बी पेड ऑन 1 December 21 टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम। सो बचा हुआ लोन दिखा देंगे क्या? यस। वो कब पे करना है? 1 December को, यानी कितने महीने बाद? अगस्त सितंबर, अगस्त को मरा था ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, बस 4 महीने बाद 1 December को देना ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट पेएबल टू बीज
एग्जीक्यूटर। बोलो क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। लिखो इन द बुक्स ऑफ द फर्म, लिखो फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। लिखा? क्या बोला इन्होंने, देखो क्वेश्चन में एक बार, जर्नल एंट्रीज पास करना है, अभी पास कर लेते हैं। हाँ आ जाओ, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ लो एडजस्टमेंट की। बी कब गया बेचारा, 1 अगस्त को। ऊपर तो बैलेंस शीट दिया है ना 31 मार्च 21 का, और बी गया है आपका 1 अगस्त 2021 को, और नीचे कुछ 5 एडजस्टमेंट इन्होंने दे दिए और बोला है जर्नल एंट्रीज पास करो। पहली एडजस्टमेंट से स्टार्ट करूं? नहीं ना सर, आज तक तो आप बैलेंस शीट से स्टार्ट करते थे, इस बार आप एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हो। अरे बाबा, जब मुझे अकाउंट बनाना पड़ता है तो मुझे अकाउंट बनाने के लिए बैलेंसेस चाहिए, और वो बैलेंसेस कहाँ पे दिए होते हैं, बैलेंस शीट में। सो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बैलेंस शीट से। इस बार मुझे एंट्रीज बोली है, एंट्रीज किसकी करते हैं, ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस कहाँ दिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसीलिए मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करूँगा। बरोबर है क्या? और हाँ, बैलेंस शीट के अंदर में अगर कुछ रिजर्व सरप्लस दिया होता तो मैं वो रिजर्व सरप्लस बांट देता। दिया है क्या, 165 लाख, तो वो बांट देंगे। अच्छा, ये तो फिक्स है ना अपना, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, जब कभी भी इन तीनों में से कुछ भी होता है तो आपको सबसे पहले पुराना रिजर्व सरप्लस, पुराना प्रॉफिट लॉस, पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांट देना है। यहाँ पे दिया है क्या, ओ हाँ, 165 लाख का जनरल रिजर्व दिया है, तो सबसे पहले वो बांट दो। अकाउंट बनाने बोला रहता तो मैं अकाउंट बना करके बैलेंस शीट से ही बैलेंस लेने वाला था, बट अकाउंट बोला ही नहीं है। आ जाओ, पहली एंट्री। तो फिर एक काम करते, रिजर्व बांट देते पहले, है ना, जो अपना सीक्वेंस है वो फॉलो करते। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, बांटना है तो डेबिट करो। आप पूरा लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। कौन सा रेशो था पहले का, 3:1, 165 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, 82.5 एक हो जा रहा है ना। स्ट्रेट वे 2 और इक्वल टू प्रेस करो, 55। स्ट्रेट वे 1 और इक्वल टू प्रेस करो, 27.5। नरेशन लिखेंगे, एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व वर डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखा बेटा? क्या हुआ, बैठ सक रहे हो क्या, बराबर बैठते आ रहे, कुछ लोड वोड तक क्या वगैरह कुछ, चल बांट दिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आ जाओ। एग्जिस्टिंग रिजर्व वर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद पुराना लॉस वगैरह कुछ है क्या, चेक कर लो। नो, दैट्स इट। चलो आगे, अब आ जाओ नीचे की एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। डन? बोलो क्या दिया है बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। ओके, करते हैं। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कितनी जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पे, एक एडजस्टमेंट रहेगी गुडविल की, रिवैल्यूएशन की 1-2 रहेगी, 3, एक प्रॉफिट का रहेगा 4 महीने का 4, एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रहेगा 5, एक रहेगा अमाउंट पार्टली पे करने का 6-7 एंट्री रहेगी अंदाज से, बरोबर ना। 6-7 एंट्री रहेगी तो एक 1.25 पेज की जगह छोड़ दो, और उसके बाद लिखो गुडविल का एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 1। गुडविल, बरोबर है, गुडविल। आ जाओ, बोलो गुडविल के लिए क्या बोला है,
एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया बेटा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? निकालो फटाफट से, लो कैलकुलेटर लो। कौन कौन से साल का प्रॉफिट दिया है? 135 प्लस 145 प्लस 131 प्लस 165 डिवाइड बाय 4। कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना प्रॉफिट में? सर क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? मैं भी बोल देंगे आपको कि इस साल के प्रॉफिट का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, है ना, देखा था हमने। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट गलती से बड़ा हुआ है तो हमें क्या करना है? कम करना होगा। 144 आया क्या? इनटू 3 ईयर्स 144 आया ना एवरेज। $432 lakhs, ये आ गया आपका गुडविल। बरोबर है क्या? ये आपका गुडविल आ गया। चलो गुडविल बांट दो। अभी कैसे बांटेंगे? कुछ बोला है क्या गुडविल कैसे बांटना है? गुडविल के बारे में कुछ दिया है क्या? देखो, ओ हो, गुडविल के बारे में तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ इन्होंने। बोलो कैसे बांटेंगे हम लोग गुडविल? बताओ यार बच्चों, एनी आइडिया? हमने ट्रीटमेंट 2 बताई थी आपको लास्ट के लेक्चर में। इस क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि गुडविल वैल्यूड एट इतना इतना इतना, और बाकी कैसे बांटना है कुछ नहीं बोला है। चलो हमने 2 ट्रीटमेंट देखी थी। अब गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं कि गुडविल अकाउंट बुक्स में खड़ा करना है नहीं करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या? नो, वो भी नहीं है। तो क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट हम लोग रेज भी नहीं करेंगे, राइट ऑफ भी नहीं करेंगे। गुडविल अकाउंट हम लोग ओपन ही नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रीटमेंट बताया था मैंने, 2 ट्रीटमेंट बताई थी ना। कुछ बोला नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू बांट दो। अभी बांट देते हैं। 432 है पूरे फर्म का गुडविल है। इसमें से बी गया ना ऊपर, बी का शेयर निकालो। 432 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, 140 20 शेयर। कौन कौन देगा उसको? किस रेशो में? गेनिंग रेशो। न्यू रेशो दिया है क्या क्वेश्चन में? नो, न्यू रेशो दिया नहीं है। ओल्ड रेशो के बाद न्यू रेशो दिया नहीं है। कौन पार्टनर को कितना गेन हो रहा है इसके बारे में बोला नहीं है। सिंस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट तो आई विल अज्यूम कि ओल्ड रेशो ही गेनिंग। डायरेक्ट घाई नहीं करना, डायरेक्ट ओल्ड को गेन नहीं बोलना, पहले चेक करना। सिंस नो इंफॉर्मेशन therefore old ratio itself a gaining ratio। बताओ ओल्ड रेशो क्या था इन दोनों का? 3 और 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 की टोटल 4 इंटू 3, और इधर कितना आ रहा है? 36। बराबर है क्या? ले लो, छीन लो ए से। ए का कैपिटल कम कर देंगे क्या? और सी का भी कैपिटल कम कर देंगे क्या? कितना कितना? 108 और 36। किसको देंगे ये? बी को। नरेशन लिखेंगे बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, डन। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, सीक्वेंस में चलते जाओ।
आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 250 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी विल बी वैल्यूड एट 240 लाख। ठीक है, और क्या बोला है आगे? बस इतना ही बोला है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कर दो वैल्यू। पुराना वाला लैंड बिल्डिंग कितना था 210, नया वाला बोल रहा है वो वैल्यू कितना हो जाएगा 250। बोलो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। सो लिख लो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 टू रिवैल्यूशन लिखो या पी एंड एल एडजस्टमेंट, कुछ भी लिखो, रिवैल्यूशन लिख लो। नरेशन लिखेंगे, नरेशन कंपलसरी है बेटा, हाँ इसलिए मैं बोलता हूँ हर एंट्री के बाद लिखो नरेशन। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड आगे बोला है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 240, उसका वैल्यू कम हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने से कम हुआ 15 से, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अगेन प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो रिवैल्यूड। तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग बीज शेयर, क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग बीज शेयर, बी का शेयर कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो बोल रहा है मुन्ना, इन द प्रॉफिट ऑफ 1/4/21 to 31st July 21, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 विल बी टेकन एज बेस। ऊपर ढूंढो 2021 का प्रॉफिट कितना दिया है 165, चलो उसको बेस लेंगे हम लोग। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ बी फ्रॉम 1st April to 31st July। क्यों रे बाबा? क्योंकि 1 अगस्त को वो गया था ना, बोलो, और इन्होंने बोला है 2021 के प्रॉफिट को बेस लेना है, बेस प्रॉफिट ऑफ 2021 का प्रॉफिट कितना है बेटा 165 लाख is for 12 month, therefore how much for 4 month? 4 month कौन से? 1st April to 31st July। सो ये कितना आ गया 55 लाख। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, इसमें तीनों का शेयर है, तो बी का शेयर कितना है 18.33 लाख। बरोबर है क्या? आज चलो भैया सब लोग ध्यान देना, सब लोग साथ में। ये प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, क्या हमने दिया है क्या अभी तक उसको, या क्या हमें एग्जैक्ट पता है क्या कि प्रॉफिट कितना अर्न किया होगा? एग्जैक्ट पता है हम लोगों को? एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं मालूम कि प्रॉफिट कितना अर्न किया। ये क्या है? अंदाज है। ये क्या है? अंदाज है। प्रॉफिट तो अभी तक अर्न भी नहीं किया, ना ही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया अभी तक। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट बांटने के लिए। ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ना हम लोगों को एग्जैक्ट प्रॉफिट पता है कि कितना आया है। ये तो अंदाज है। वो तो बेचारा बी चला गया तो अब उसका हिसाब करना है, करके हम लोग ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, करके हम लोग ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना प्रॉफिट की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट नॉर्मल केस में जब पार्टनर को देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल।
अब यहाँ पे अप्रोप्रिएशन लिखना है तो अप्रोप्रिएशन लिख लो। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट लिखना है टू बीस कैपिटल तो वैसा लिख लो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल वो लिखना है वो लिख लो। या फिर बचपन में रेक्टिफिकेशन में पढ़ा होगा, जब कभी भी आपको प्रॉफिट रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करना है, को अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं, क्लियर आइडिया मालूम, तो वहाँ पे आप लोग कौन सा यूज़ करते हो अकाउंट? सस्पेंस। तो पी एंड एल सस्पेंस लिखना है तो सस्पेंस लिख लो, जो आपकी मर्जी। आप बोलो कौन सा लिखो तीनों में? पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख लो कि पी एंड एल सस्पेंस लिखो कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिखो? सस्पेंस लिखो। सस्पेंस लिख, दोनों नाम लिख देता हूँ, पी एंड एल एडजस्टमेंट और पी एंड एल सस्पेंस। एग्जाम में जो याद आ गया लिख देना। लिखो फिर, अब ये बांट दूं ना, लिखो पी एंड एल एडजस्टमेंट और पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। डन। कितना एकदम फॉर्मेट फिक्स है, सेट है, सीक्वेंस फॉलो करना है। सीक्वेंस में चेंज करते हैं कि हम लोग कभी? नो। हर चीज, हर क्वेश्चन हमने एक सेम फॉर्मेट में फॉलो किया है। एग्जाम में भी आपने क्या करना है, अपना फॉर्मेट फॉलो कर लिया, फॉर्मेट फॉलो कर लिया तो अपने आप आंसर आ जाएगा कि पूरा यस और नो। आ जाओ तो लिखो फिर, ये एंट्री लिख लो यहाँ पे। लिखा सभी ने? लिखो नरेशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू बी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू बी, रेफर वर्किंग नोट नंबर 2, रेफर वर्किंग नोट नंबर 2। अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो लाइन बाय लाइन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या बोल रहा है बेटा? इज एट ए 6% पर एनम। पार्टनर से लोन लिया था क्या? लोन तो लिया था सब, दे दो ना उसका इंटरेस्ट फिर 6% पर एनम के हिसाब से। कौन कौन से पार्टनर से लोन लिया था? ए और बी से, बरोबर है क्या? आ जाओ। तो बी तो मर गया, क्या करे? बी तो गया ना। क्यों? बी अगर मर गया तो एक बच्चा बोल रहा है उतने ही पीरियड का लोन लेंगे। क्यों भैया? कोई इंसान मरने के बाद उसको ब्याज मिलना बंद हो जाता है क्या उसके लोन पे? मतलब मैंने बैंक में एफडी किया 10 करोड़ की, मैं अगर मर गया तो एफडी का इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा मेरे भी बच्चों को? ये उतने पीरियड का क्यों इंटरेस्ट क्यों बंद होगा? इंटरेस्ट तो चलते रहेगा जब तक उन्होंने पैसा उधार लिया है। बी नहीं तो बी के लीगल हेयर्स को देंगे, एग्जीक्यूटर्स को देंगे। अच्छा, वो बी का जो लोन है, अब मुझे एक बात बताओ, बी का जो कैपिटल है वो भी किस में चला जाएगा? लोन में। एक सेपरेट अकाउंट बनेगा ना अब बी के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट। तो बी को जो कुछ देना निकल रहा है वो सब बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? सो पहले ये तो निकालो बी को क्या क्या देना निकल रहा है। पहले निकालना पड़ेगा ना बी को क्या क्या देना निकल रहा है। तो एक काम करते हैं, वो लोन भी बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, सब कुछ एक जगह पे लेके आ जाते हैं बी के अकाउंट में, और यहां से एज इट इज उसके लीगल हेयर्स को दे देंगे। अभी बी के दो अकाउंट है इस फॉर्म में, एक बी कैपिटल और एक बीज लोन, एक बीज कैपिटल और एक बीज लोन। ये दोनों अकाउंट को जोड़ देता हूं तो बी को क्या क्या देना निकल रहा है, लेना निकल रहा है समझ में आ जाएगा। और आखिरी में ये जो भी बैलेंस आया वो बी के एग्जीक्यूटिव्स को ट्रांसफर कर देंगे। सही है? कर सकते हैं ऐसा? डन? यस और नो? सर नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम लोग लोन को अलग से ट्रांसफर करेंगे। अलग से कर लेंगे, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। यस और नो? समझा ना? अल्टीमेटली जाना कहाँ चाहिए? फर्म में
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बी का कैपिटल दिख रहा है, बी का लोन दिख रहा है। अल्टीमेटली ये दोनों भी अकाउंट कहाँ जाएंगे? या तो ऐसे ट्रांसफर करो, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अलग अलग, या तो फिर एक और तरीका है, बी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, बी के अकाउंट में ट्रांसफर करो और यहां से बी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करो। ठीक है, कर सकते। चलो इंटरेस्ट निकाल लो पहले, तो बता दो इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा। इंटरेस्ट पहले लोन की अमाउंट तो देखो क्वेश्चन में। लोन का अमाउंट है बी का 20 और इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम। 20 इंटू 6% 1.2। और यहाँ पे और क्या है बेटा आपको, ये कितने महीने का चाहिए? 4 महीने का। सो डिवाइड बाय 12 इंटू 4 कितना आया? 0.4 यानी 40,000। क्यों सर पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं देंगे क्या? अरे भैया बैलेंस शीट बना ली है 31 मार्च 2021 तक, तो 31 मार्च 2021 तक का सब कुछ कंसिडर कर लिया होगा ना इंटरेस्ट वगैरह भी, कि वापस दोगे 1 साल का इंटरेस्ट। तो हमें अप्रैल से लेके अगस्त तक का ही देना है ना। 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4 महीने का आया 40,000। दे दो, पहले उसका एंट्री पास कर देते हैं, फिर लोन वोन सब ट्रांसफर कर देंगे एज इट इज एक जगह पे, क्योंकि अब गया है तो सब उसका एक जगह पे ला के रखना पड़ेगा। अब सामान बिखरा के मतलब क्या है, अब सब एक जगह पे लेके आएंगे बी का, और पूरा का पूरा किसको दे देंगे? लीगल एयर्स को। चलो बोलो, मैं लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेटेड एट 6% पर एनम। चलो भैया, फर्म के लिए खर्चा है क्या है? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट, बराबर है क्यों? किसको देना है ये? बी को। सारी फिगर रुपीज इन लैख है, तो 40,000 को लैक्स में ऐसे लिखते हैं ना 0.4। देखो तो जरा, सही बोल रहा हूँ ना? किसी भी फिगर को लैख में कन्वर्ट करना है तो उसको लैख से डिवाइड कर दो। 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख आया 0.4, बराबर। किसी भी फिगर को 1000 में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड करो। किसी भी फिगर को करोड़ में कन्वर्ट करना है तो उस फिगर को करोड़ से डिवाइड कर दो। डन। चलो आगे आ जाओ। अब भैया लोन का इंटरेस्ट तो है, लोन भी ट्रांसफर कर दो क्या? बी के अकाउंट में कर दो ट्रांसफर, कि एग्जीक्यूटिव्स के अकाउंट में अलग से करना है? अलग से करो, अलग से करें। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बी का लोन है आखिरी में उसके एग्जीक्यूटिव्स के अकाउंट में अलग से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। A sum of 50 lakh to be paid immediately to B's executor and balance to be paid on 1st of December 2021 along with the interest of 10% per annum। तुरंत 50 लाख रुपए देना है बेटा, तुरंत के तुरंत 50 लाख दे दो क्या? बट अब उसके लिए देने के लिए मुझे बी का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं? आ जाओ, ये लिखो, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बरोबर है। अब बी के अकाउंट में जो कुछ देना आ रहा था, देखो ये एक और अकाउंट बना लो, बीज अकाउंट। बी को क्या क्या देना आ रहा था वो सब बी के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। पहली एंट्री से चेक करो, बताओ क्या क्या देना आ रहा है बी को। चेक करो तो पहले रिवैल्यूएशन किया, ये किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया क्या आपने? अरे यार रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी नहीं निकाला, फिर बी का फाइनल अमाउंट कैसे निकलेगा बताओ? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो बेटा। लो कैलकुलेटर पे, जहां जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। 140 माइनस 15, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 25, ये 25 दे देंगे। किस किस को देना है बेटा?
ए बी सी को डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 1 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, ए को देना है 12.5। लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, नरेशन लिख लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ए को कितना देना है 12.5, 3 हो गया, 2 बी को कितना देना है और 1 4.17, टोटल कितना आया था 25, दे दिया। बरोबर। अब आपने जो अभी 2 मिनट पहले बोला था बी का लोन उसके एग्जीक्यूटर को कर दूं ट्रांसफर, चलो बी के लोन का कौन सा बैलेंस है मुन्ना? अरे बोलते भी नहीं आप लोग। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो क्या करूं? डेबिट करूंगा। किसको ट्रांसफर करूं? टू बीज एग्जीक्यूटर्स, है ना। आप इस लोन को बी के अकाउंट में ट्रांसफर करके बी का बैलेंस एग्जीक्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। सर उसकी एंट्री क्या होती? बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, और उसके बाद में बीज कैपिटल का जो भी बैलेंस आ रहा है पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर को डाल। कैसा भी करो, ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, जाएगा तो एक ही जगह पे अल्टीमेटली बी के एग्जीक्यूटर में। चलो, लोन फ्रॉम बी ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना लोन था 20, ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट लॉस भी ट्रांसफर कर दिया, डन। कोई तकलीफ है किसी को? यहां तक सारी एडजस्टमेंट पढ़ लिया। बी के एग्जीक्यूटर को पैसा दिया, बोलते हैं बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पैसा दिया पढ़ो यहां पे, दे दो ना फिर। अमाउंट पेड टू बीज एग्जीक्यूटर्स, बरोबर है। ऑल सेट, बोल रहे बेटा, बरोबर है, कर लगा। लास्ट वाली एडजस्टमेंट यही थी ना, बीज एग्जीक्यूटर को हमने पैसा पे किया, सम ऑफ 50 लाख पेड इमीडिएटली टू बीज एग्जीक्यूटर्स ऑन 1st ऑफ एंड इंटरेस्ट टू बी पेड, बैलेंस टू बी पेड ऑन 1st ऑफ दिसंबर, ये इमीडिएटली पे किया। चलो, ये सारी एंट्री की डेट कौन सी मालूम है क्या? 1 अगस्त 21, इमीडिएटली पे कर दिया बी मरते ही। सारे एंट्रीज की डेट, बी मरा उस दिन रिवैल्यूएशन किया, बी मरा उस दिन गुड रिवैल्यूएशन किया, बी मरा उस दिन उसका लोन ट्रांसफर, बी मरा उस दिन एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया, बी मरा उस दिन एग्जीक्यूटर को 50 लाख दिए इमीडिएटली, बराबर ना। चलो आगे, चलो भैया आप बी के अकाउंट में बैलेंस तो ट्रांसफर करो। ये लो, बी का कैपिटल का बैलेंस कितना है बताओ? कितना है बेटा? हाँ, अब सारी एंट्री में ढूंढो, जहां जहां बीज एग्जीक्यूटर और बीज कैपिटल अकाउंट दिख रहा है उसका अमाउंट ट्रांसफर करो रिस्पेक्ट में। सर ये क्यों कर रहे हैं लेकिन? अरे बाबा बैलेंस कैसे निकालोगे फिर? कैलकुलेटर पे, सब कैलकुलेटर पे कर लोगे तो एग्जामिनर को क्या दिखाओगे? वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। देखो सब बच्चे बाकी ना राह देख रहे, कोई दूसरा होशियार बच्चा आएगा वो जवाब देगा, फिर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, तो वही होशियार बच्चे के यहाँ पे आप एज अ पियोन काम भी करोगे फिर आगे जाके, क्योंकि सब उसी ने करना है ना, तो कमाएगा भी वो, तुम्हारे घर परिवार की जिम्मेदारी भी उसकी, क्योंकि वो आपको सैलरी देगा। मैंने की 6,500 रुपये, उस 6,500 में आप आपके घर वालों का भी, बच्चों मम्मा पापा का पेट पालना, क्योंकि आपको तो ये आदत बचपन से लगी है।
क्लास का बाकी बच्चा जवाब देगा, उसके फेंके हुए टुकड़ों पे मैं पल लूँगा। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है ही नहीं, तुम्हारे को ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, पर भेजे के साथ ही नहीं भेजा, है ना। चलो चलो, कोई तो होशियार बच्चा जवाब दे रहे बेटा, बाकी बेचारे गरीब जनता तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही है। बोलो, बीज एग्जीक्यूटर में कौन सी एंट्री आएगी? पहले तो ये देखो, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है बी के कैपिटल का बैलेंस। बी के कैपिटल के हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। जनरल रिजर्व बी के क्रेडिट में 55, बाय जनरल रिजर्व 55 लाख। कुछ बच्चे एक्चुअल में जवाब नहीं देते, मालूम है, इतने धीट रहते ना, मैं कितना बोलूँ फिर भी वो कभी। ए और बी का 108 और 36, 144, बाय ए बाय सी 108 और 36। ढूंढो कहाँ पे बीज अकाउंट आया है। बी के क्रेडिट में पी एंड एल एडजस्टमेंट 18.33, इंटरेस्ट 0.4, इंटरेस्ट दे दिया। 8.33 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और बी का लोन हमने बी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। तुम बोले ना मेरे को कि सर बी में मत ट्रांसफर करो, एग्जीक्यूटर में डालो, ठीक है। बीज लोन कितने का था? 20, और आगे बोला है बीज एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया टू बैंक 50। चल भैया, बी के कैपिटल का बैलेंस निकाल के बता दे अब। 336.06 किसको ट्रांसफर करेंगे? टू बीज एग्जीक्यूटर्स। ट्रांसफर बाय बीज कैपिटल। कितना देना बाकी है उसको अभी भी? बराबर है क्या? ये ट्रांसफर की एंट्री तो लिखो एक, बीज अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर। कितना ट्रांसफर किया? 3.06। डन। अब ये पैसा कब दे रहे हो उसमें उसको? अब इसकी तारीख लिखो 1 दिसंबर। निकालो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 336.06 ना, 0.6 है क्या? 06। 336.06 के ऊपर 1 अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया इस लोन के लिए? कितना है? 10% पर एनम है, बराबर ना। सो इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 11.202। बैलेंस ही तो लिया हमने 336.06। आप ही बोले ना भाई, बैलेंस कितना है? बैलेंस पे निकालो 306, मैं सोचा 336 बैलेंस है, इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 10.202। सर क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट ले रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन बीज एग्जीक्यूटर लोन।
कितना था बैलेंस? 306.06 इंटू 10% इंटू 4/12 या 10.202 टू 20 एग्जीक्यूटर्स। और अब पे कर दो। पहले इसका एंट्री पोस्टिंग करो 10 पॉइंट, बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 दिसंबर को, और इसमें बाय इंटरेस्ट कितना आया था? 10 पॉइंट। पेमेंट कर दो। $316 डन, पे कर दिया। सर बैलेंस आपने जो ब्रॉड डाउन किया नहीं किया तो चलेगा क्या? चलेगा। फिर ब्रॉड डाउन भी मत करो और ऊपर बैलेंस कैरी डाउन भी मत निकालो, डायरेक्ट उसके अकाउंट के अंदर में लिख दो 10.202 बैलेंसिंग फिगर बैंक से पेमेंट कर दो। डन, क्लियर है? किसी को डाउट है प्लीज एक बार पूछ लो। पेमेंट कर दो। 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है? 316.262। डन। ऑल सेट। लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 20 वहां पे लिखो लाइक 19। आज आपने घर पे ट्राई करना है। नालायक लोग, होमवर्क डेली बेसिस पे करो। अब कल अपनी बात हुई थी, रिपीट सम आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है। मॉडल आंसर मॉड्यूल में मैंने नहीं, इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, बराबर है। और वो नहीं आया कोई चीज तो उसको 1-2 बार थॉट दे के मॉडल आंसर उसका मॉड्यूल से देखना है, बराबर है। आ जाओ। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी 21। जेएलपी के बारे में पढ़ा है क्या हमने सब कुछ? तो ऊपर जो भी मैंने थ्योरी स्क्रॉल किया ये पढ़ी हुई है क्या? आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, सब लोग साथ में रहना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान देना। क्लियर? करो स्टार्ट। पढ़ा है बेटा हमने जीएलपी? मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। चलो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लिए ले रही है, बट इसमें फायदा किसका है? फर्म का है। क्यों? अचानक कोई पार्टनर अगर छोड़ के चला जाता है, याद है कि अपना बड़ा सा चार्ट वो अपना जो बनाया था हमने, अचानक कोई पार्टनर अगर छोड़ के चला जाता है तो उस पार्टनर को इतना सारा अमाउंट कहाँ से देंगे? तो ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हमने कहाँ ट्रांसफर किया बेटा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। यस और नो? और बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्या ले रही है? इसके लिए प्रीमियम। बदले में क्या लेगी बेटा? प्रीमियम। और उस प्रीमियम की ट्रीटमेंट की कितनी मेथड थी? 3। पहला एक्सपेंस ट्रीट करो, दूसरा एसेट ट्रीट करो, और तीसरा जेएलपी रिजर्व बनाओ, असेट ट्रीट करो। एक्सपेंस ट्रीट
किया तो जो भी हमने पेमेंट किया, आवाज कट हो रहा है क्या बार बार? हेलो हेलो, एक्सपेंस अगर ट्रीट किया तो जो भी हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, जो भी मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा उसे मैं क्या ट्रीट करूंगा? इनकम। असेट ट्रीट किया तो हर साल के एंडिंग में उस असेट को कौन सी वैल्यू मिलाएंगे? सरेंडर वैल्यू पे। और जो भी डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा? पीएनएल में। और थर्ड मेथड में पीएनएल की जगह कहां ट्रांसफर करेंगे? जेएलपी रिजर्व में। कुछ याद आया क्या? ऐसी कुछ हमने पढ़ा हुआ था, सिंपल सी 3 मेथड थी बेटा, आपने पढ़ा, आप कल पढ़ के आने वाले थे। जेएलपी रिजर्व का आपने देखा पक्का? कौन सी? वेरी गुड। और कौन ऑब्सेंट था? और भी कोई पढ़ के आने वाला था? हाँ, आपने देखा क्या? पक्का? मैं आपको और आपको पूछूंगा आज, ठीक है? जो ऑब्वियस क्वेश्चन रहेगा, जो कोई 0.1% दिमाग लगा के भी लेक्चर अटेंड किया होगा तो भी आएगा, ऐसे सवाल ही पूछूंगा, मोस्ट इजी, ठीक है? तैयार रहना। नरेश, रोहित एंड कृष्णा आर द पार्टनर्स, ठीक है? नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा हूं, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे समय समय पे तो देखो ये ऐसी बात हो गई जैसे कि नहीं, हनी सिंह का गाना सुन लिया एक बार और उसके बाद आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं याद आएगा। बादशाह का, हनी सिंह का, आप जब तक उसको बार बार नहीं सुनते हो दिल से तब तक वो आपके जहन में नहीं उतरेगा। ठीक उसी प्रकार से ये पढ़ाई है, बड़ी विचित्र है। जब तक आप इसे बार बार, गाना तो मन रहता है फिर भी याद नहीं रहता है। यहाँ तो काफ़ी बार काफ़ी बच्चों का मन नहीं रहता है, तो सोचो यहाँ पे रिवीजन उससे तो एक ज़्यादा ही करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सिर्फ आप यहाँ पे पैसे दे दिए, क्लास में आके बैठ के प्रवचन सुन लिए, मैंने रिवाइज करवा दिया और एक बार और हो गया, तो आप अगर सोचोगे कि बस मैं ऐसा आकर के बैठा रहूँगा, सुन लूँगा, एक बार सर और रिवाइज कर लेंगे उससे मैं पास हो जाऊँगा, तो भैया पास नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, बुरे नंबर से फेल हो जाए। जब तक आप वो चीज़ को घर पे रिवाइज नहीं करते, क्योंकि सब चीज़ टीचर के हाथ में रहती तो यहाँ जितने बच्चे हैं 100% पास हो जाते। बट ऐसा होता है क्या? सब चीज़ टीचर के हाथ में नहीं रहती। अगर सब कुछ मेरे हाथ में रहता कि मेरे रिवीजन के भरोसे आप लोगों का पास फेल डिपेंड है तो सभी ऑल इंडिया रैंक 1 रहते, क्योंकि सबको तो एक साथ एक जैसे एक जगह पे ही पढ़ा रहा हूँ ना, यस और नो। बट ऐसा होता नहीं है, कुछ बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं और कुछ बच्चे एकदम 3rd क्लास नंबर के साथ फेल हो जाते हैं। तो कारण क्या है? एक ने रिवीजन किया, एक ने रिवीजन नहीं किया। सो रिवाइज बी वाइज, वही पहले दिन से हमारा नारा है। तो रिवीजन करना शायद पास हो जाओगे, रिवीजन बार बार करना कंफर्म पास हो जाओगे, रिवीजन नहीं किया कंफर्म फेल, कंफर्म, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सीएमए फाउंडेशन रिवीजन करो मत करो, बस टीचर जो पढ़ा रहे, इतना सा सिलेबस है, इतना सा सिलेबस हम लोग 1 2 3 4 बार भी पढ़ा दे तो भी 2 महीने में खत्म हो जाता है फाउंडेशन। तो आपका क्लास में ही 5-6 रिवीजन हो जाता। लेकिन इंटर का इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें भी मुझे कुछ सम होमवर्क देने पड़ते हैं। मुझे क्या, भारत के हर फैकल्टी को, क्योंकि 100% सम लेंगे तो सिलेबस कितना 6-8 महीने चलेगा, यस और नो। तो इसलिए वहाँ पे एक बार ही क्लास में होता है अच्छे से, फिर घर पे आपने रिवाइज करना है। फाइनल में जाओगे तो और ज़्यादा सिलेबस, समझ में आया क्या? क्योंकि सीएमए फाउंडेशन इसलिए बच्चा पास हुआ। 12th क्यों पास होता है हर एक बच्चा? सिलेबस ही बहुत छोटू सा है। स्कूल कॉलेज चले जाते दोस्ती यारी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, और प्राइवेट कोचिंग चले जाते थे 12th में पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए, वो टीचर ही सब करवा देता था, फॉर्मेट फिक्स था। चलो पार्टनर्स कैपिटल आया, यहाँ पे ये अकाउंट बना लेना, ये फिगर यहाँ लिख लेना, ये फिगर यहाँ लिख लेना, मतलब बच्चा आधी में सारी फिगर इधर उधर लिख के आ गया, 100 on 100 खत्म। तो 12th का ऐसा था। तो अगर आप वही रवैया या वो अप्रोच लेकर के सोच रहे हो कि मुझे 12th में 100 on 100 थे
तो 100 ऑन 100 खैरात थी, फ्री में बटे थे, यस और नो? तुझे भी मिल गए, सबको मिल गए, 80 90 कॉमन है। 12th में एक बच्ची को 90 आए, वो रो रही थी, सर मुझे 100 ऑन 100 चाहिए थे। मैंने बोला क्यों? अब्बा का राज है। कहाँ से 100 ऑन 100? तूने जो पेपर लिखा वही मिलेगा ना। हाँ, मैं अगर बोल दूंगा नहीं मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, मेरे पापा का राज है क्या? मैंने जो पेपर में उल्टी किया है उतना ही मिलेगा कि नहीं? तो मेरा बेटा तूने पेपर में क्या लिखा था? बोले सर सब अच्छा लिखा था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको 1-2 सवाल पूछ लिया। बोला बेटा बता तो ज़रा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर में ऐसा ऐसा दिया हुआ है, कॉस्ट दी है और कुछ तो आगे मार्केट वैल्यू दी है, कॉस्ट 100 रुपये, मार्केट वैल्यू 150 रुपये। तो बोले तू क्या लेगी? बोले सर वो मैंने प्रॉपर लिखा है पेपर में, और रोने लगे वापस। बोला बेटा नहीं नहीं रो मत, मेरे सवाल का जवाब दे, क्या लिखेगी? नहीं नहीं सर मैंने पेपर में प्रॉपर लिखा था, मुझे 100 चाहिए थे। देखो समझ रहे तुम बच्चों का नज़रिया, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा नहीं, बस उनके फॉर्मेट फिक्स थे, फॉर्मेट में उन्होंने फिगर भर के आई है। वो जैसे वो बचपन में एक गेम होता था ना, वो सही जगह पे सही चीज़ रख देना, गोला है तो उसकी जगह गोल शेप वाला चीज़ आइटम रख देना, स्टार है तो उसकी जगह स्टार वाला रख देना। और जैसे अभी के 6-8 महीने के बच्चे खेलते हैं ना, मेरे घर पे मैंने वैसे लाया, एक ऐसे ब्लैंक स्पेसेस क्या बोलते हैं उसको, खांचे रहते हैं, और ये स्टार वाला है तो यहाँ पे एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक स्टार है, तो इसमें क्या फिट होगा? स्टार। स्टार उठाया रख दिया। फिर एक सर्कल है खाली जगह, तो उसमें क्या फिट होगा? सर्कल या स्क्वायर? सर्कल। उठा के रख दिया, फिक्स हो गया। तो ये था आपका 11th-12th का अकाउंट। लेकिन अभी कैसा है, जगह भी आपने बनानी है, चीज़ें भी आपने रखनी है, और उसके बाद चेक करना है डिज़ाइन प्रॉपर है क्या, और नहीं है तो चेंज करके फिर से करना है। समझ में? तो ऐसा कुछ है। ये बताने के पीछे का कारण ऐसा है, 1-2 बच्चों के मैसेज आ रहे कि सर आप प्लीज़ रिवाइज करवा दो। मतलब हाँ मैडम मैं करवाता हूँ रिवाइज। कब करवाओ तुम मुझे समय बताओ, या तुम्हारे पास तो भी समय है क्या? तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं, अपना रेगुलर बैच पहले ख़त्म करेंगे कि पहले रिवीजन करेंगे? तुम बताओ। अभी चलो मैंने पार्टनरशिप का डेथ JLP ये बंद कर दिया और आपको बोला चलो रिवीजन करते हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट। अगले दिन ये जनता 5% हो जाएगी यहाँ पे। क्या बोलेंगे? अरे यार जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ा रहे, सिलेबस तो हुआ नहीं और पहले रिवीजन करवा रहे। समझ में आए क्या? तो ये कारण मैं उस बच्ची को समझाया, बट वो फिर भी वो बोल रही कि सर प्लीज़ देखो कुछ तो समय निकालो। मतलब बेटा मैं अभी 6:30-7 बजे रेडी होता हूँ, 7 सवा 7 बजे घर से निकलता हूँ, 8 सवा 8 बजे यहाँ पे पहुँचता हूँ, और उसके बाद रात में 9:45 तक मेरे लेक्चर रहते हैं नॉन स्टॉप। मेरा हर हफ्ते में 3 दिन का लंच स्किप होता है। बोला मैं आपको चाहिए तो सैलेड ओ क्लॉक का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो समय पे बिल्कुल सैलेड ला के देता है। या फिर यहाँ पे गाड़ी के अंदर मैं बहुत बार लंच करता हूँ, वो रोल बना करके ला के गाड़ी में रखे हुए हैं। तो यहाँ से जो क्लास तक पहुँचने का समय है, गाड़ी ऑटोमेटिक है तो एक हाथ और एक पैर फ्री रहता हूँ। पैर से नहीं खाता हूँ, हाथ से खाऊँ, तो खाते रहता हूँ। वो गाड़ी के अंदर में अरेंजमेंट सब करके रखी है। मतलब तुम बताओ। बोले सर रात को 10 बजे ले लो। मैंने बोला बेशरम औरत, भाग यहाँ से। आखिरी में ऐसा बोलना पड़ा मुझे, तब उसको समझ में आया कि नहीं नहीं सर का पॉसिबल नहीं है। पहले मैं प्यार से समझा रहा था, सॉरी बेशरम नहीं पॉसिबल है ना। है पहचान की बच्ची थी इसलिए बोल सकता हूँ इतना हक से, नालायक बेशरम। बाकी अननोन बच्चों को मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मतलब बेटा नहीं पॉसिबल है नालायक, समझ तो है ना। नहीं नहीं सर जमा लो ना, कुछ तो कर लो, ट्राई कर लो। मतलब बाकी यहाँ से नहीं पॉसिबल, कब करे। और मैंने बोला तेरे पास सब्जेक्ट और कोई नहीं है क्या बाकी पढ़ने का? तो बोलती मेरा बाकी में एक में एग्जाम्शन है। मतलब हाँ फिर बरोबर है। मतलब तुम्हारा एग्जाम्शन है तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 3 ही सब्जेक्ट है, 3 में एक अकाउंट है, बरोबर है क्या? तो तुम बोलोगे। बोला तो ऐसा नहीं रहता, सबके हिसाब से चलना है। और एक चीज़ बताता हूँ लास्ट वाली, मैं कितने भी बार रिवीजन कर रहा हूँ, मेरा रिवीजन होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुमको अगर रिवीजन करना है तो तुमको ही करना है। मैंने अगर कोई टॉपिक 2 बार पढ़ा दिया तो तुम उसको 2 बार कोचिंग दिया, मैंने तुमको 2 बार। तुम्हारा रिवीजन कब होगा? जब तुम खुद उस टॉपिक को उठा करके पेन कैलकुलेटर लेके करोगे, तभी तुम्हारा रिवीजन होगा। तुम सोचो ना, अगर टीचर के करवाने से रिवीजन हो जाता तो मेरे पास तो कितना मस्त था। मैं तुमको सारे टॉपिक रिकॉर्डेड है, उसका ऑडियो वीडियो दे दिया, बेटा तू एक काम कर इसको 5 बार सुन ले, 5 बार रिवीजन हो गया। एग्जाम में ऑल इंडिया मेरिट 1। किसी बच्चे ने 15 बार सुना,
कोई बच्चा पॉडकास्ट हेडफोन में गाने की जगह वही लगा लगा के सुन रहा है थ्योरी सब्जेक्ट, तो उसका 30-40 बार रिवीजन हो गया। पॉसिबल है क्या ऐसा? नो। जब तक वो खुद मरेगा नहीं। देखो, मैं मरूंगा मुझे स्वर्ग दिखेगा, आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मरना होगा। मैं कितनी भी बार रिवीजन कराऊंगा तो मेरी रिवीजन होगी, आपको अगर रिवीजन करना है तो आपको पढ़ना होगा। समझ में आया क्या? मैं उसको ये पूछा बच्ची को, ये बताने के पीछे कारण इसे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ पता नहीं होती है। मैंने उसको ये पूछा, मतलब बेटा डाउट क्या है? सर डाउट एज सच ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब चैट अभी ओपन नहीं करूंगा, वो गलत हो जाएगा। सर एज सच डाउट कुछ नहीं है, बस एक बार रिवाइज करवा दो। मतलब क्या डाउट? कुछ तो होगा ना, तू डर लग रहा है। सर सब मोघम बातें, सर सब्जेक्ट से डर लग रहा है, एक बार रिवाइज करवा दो। मतलब डाउट क्या है? बोले सर ऐसा डाउट कुछ नहीं है, बस रिवाइज करवा दो। मतलब तूने पढ़ी क्या? बोले सर अभी तक मैंने बस आपके एक बार वो क्लास देखे, बस आप रिवाइज करवा दो। मैंने बोला तूने एक बार भी नहीं पढ़ी ना, तूने, तेरे को कुछ डाउट है, तुझे पता ही नहीं कि तुझे क्या डाउट है। क्यों? क्योंकि तूने एक बार भी नहीं पढ़ा। समझ में आया क्या? तो ऐसे जो कोई भी बच्चे, प्लीज़ टीचर आपका कितनी बार रिवीजन करवा दे। मैंने तो वीडियो, अच्छा मैं इसको ये तक बोल दिया, मतलब फिर एक काम कर, जब तेरे को कुछ मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है तो तू किधर भी जा, क्या फर्क पड़ता है? जब तुझे मालूम ही नहीं कि डाउट क्या है तो एक काम कर, सेम मेरे लेक्चर 2.0 की स्पीड से देख ले। नहीं बोले सर आप करवाओ। मतलब माँ कसम मैं भी वो ही वापस बोलूंगा, अरे जब मुझे मालूम ही नहीं इसको डाउट क्या है, रिवीजन करवाना है, तो मैं सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा ना, सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा, फटाफट कराऊंगा। तो सारी चीजें और फटाफट, ये टेक्नोलॉजी में है क्या? सब कुछ और फटाफट। फटाफट यानी 2.0 का स्पीड। नहीं बोले सर आप कराओ। मतलब तू क्या मेरे को टच कर सकती है क्या यहाँ पे आके? ऐसे तू तब भी वीडियो देखेगी, तब भी वीडियो देखेगी, तो सेम वीडियो 2.0 की स्पीड से देख ले। मैंने बोला आखिरी में, मैं लिटरली उसको चिढ़ के बोल दिया, बोला बेटा एक काम कर, रिवीजन भी मैं करवा दूंगा, बट पहले तो एक बार एक नहीं आगरा जाके आ। आगरा में है ना मेंटल हॉस्पिटल बड़ा वाला, मतलब तुम वहां जाके आओ। आखिरी में बोलना पड़ा। ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो एग्जाम के फियर के कारण अपने फियर की उल्टी कहाँ करें उन्हें समझ में नहीं आता है। बट मेरा बोलना है आप लोग भी अच्छे से पास हो सकते हो, बट आप लोग पढ़ो तो सही, रिवीजन तो करो। बच्चे सिर्फ डर डर के खत्म हो जाते हैं और रोज उनका एक ही काम है। होशियार बच्चा रोज रिवाइज करता है और ये बच्चा रोज डरता है। ये रिवाइज कर रहा है, ये डर रहा है, ये रिवाइज कर रहा है, डर रहा है, और इसने डर डर के एग्जाम के पास का समय लेके आ गया, ये रिवाइज कर करके एग्जाम के पास तक आ गया। रिवाइज वाला बच्चा पास, मेरिट। जो डरने वाला बच्चा है वो फेल 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 फेल, फिर कोर्स छोड़ देता है और सबको ये बोलते फिरता है सीएमए कोर्स टफ है, मत कर, कोई काम का नहीं है, सब ऐसे ही है। समझ में आया क्या? अपब्रिंगिंग में तकलीफ आ रही है। अपब्रिंगिंग मतलब यहाँ पे मैं माँ बाप को दोष नहीं दे रहा हूँ, सीएमए फाउंडेशन से उसकी जो मेंटेलिटी है, वो फाउंडेशन की मेंटेलिटी, वो इंटर में कंटिन्यू रखता है। बच्चे की इंटर में खुद से करने की इच्छा ही खत्म हो गई। समझ में आया क्या? तो प्लीज रिवाइज करो। आप रिवाइज करोगे आपका रिवीजन होगा, मैं करवाऊंगा मेरा रिवीजन होगा। समझ में आया क्या? आपको एग्जाम लिखना है, आपको रिवाइज करना होगा, एटलीस्ट रिवीजन तो कर सकते हो। यस और नो? और वैसे भी एक ही टाइप के सम भी तो हम लोग काफ़ी देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट एक सम कराए तो 9 सम होमवर्क दे रहा हूँ। समझ में आया क्या? तो प्लीज़ एक बार रिवाइज करो। मेरे ख्याल से आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना? जो कोई बच्चा इस वीडियो से रिलेट कर सकता है बेटा उसको प्लीज़ पॉजिटिव वे में लेना, निगेटिव वे में मत लेना। जो मैंने बताया वो फैक्ट है। पॉजिटिव वे में लोगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा आपको इसका। निगेटिव वे में लिया कि नहीं सर अब आपको रिवाइज नहीं करवाना है तो आप वैसा बोल दो, मतलब बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो क्या रिवाइज करवा दूँ, समय रहेगा तो मैं वो भी करवा दूंगा, बट रिवीजन कब करवाना है? आपकी एग्जाम आ जाएगी रिवीजन करवाना शुरू करूँगा तो। समझ में आएगा? और मैं जब रिवीजन करूँगा तो आपके रिवीजन की स्पीड के मुकाबले मेरी बहुत कम रहेगी, क्योंकि मुझे रिवीजन करवा समय सारी चीज़ बताना होगा। और आप जब रिवीजन करते हो तो आपको बताइए आपको बताइए आपको बताइए आपको बताइए, ये नहीं बताए। यहाँ पे आप स्पीड स्लो कर देते हो, फिर से आप स्पीड बढ़ा देते हो। तो आपकी गाड़ी की ऑन एंड एवरेज स्पीड रहती है 80-90, मैं रिवीजन कराऊंगा तो मेरी एवरेज स्पीड रहेगी 20। तो उस फर्क समझना। चलो आ जाओ, क्या बोला बेटा यहाँ पे? नरेश, रोहित एंड कृष्णा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1।
On 1st January 19, they took out a joint life policy of 2 lakh. Annual premium of 10,000 was payable on 1st of January. The last premium was paid on 15th of January 2022. आ जाओ. Rohit died on 1st of March and policy money was received on 31st March 22. कब लिया था रे बेटा पॉलिसी बताओ? साल 2019 में. 19 गया, 20 गया, 21 गया और 2022 में प्रीमियम पे किया 15 जनवरी 2022 को. बरोबर है? प्रीमियम कब पे किया? 15 जनवरी 2022 को. ये प्रीमियम कितने समय का पे किया होगा? 11 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, 1 साल. कॉमन सेंस. प्रीमियम जब भी पे करते तो एनुअली पे करेंगे ना. सो कौन से साल का प्रीमियम होगा? 2019, 20, 21, 22. बोलो 19, 20, 21 या 22? वापस यार. 19, 20, 21 या 22? तो 21, 22, 21, 22 क्या बोल रही है? हाँ 22. कौन से साल का प्रीमियम है? 22 का. बराबर है. प्रीमियम एडवांस में लेते हैं. हमने देखा था लॉजिक इसका जिस दिन जेल भी पड़ा था. वरना क्या होगा? कोई साल के आखिर में प्रीमियम देगा ही नहीं. ये कौन से साल के लिए? फॉर 2022. और ये कब मरा? आर डाइड. कुछ किस्सा समझ में आए? सॉरी. आगे बोला है एंड पॉलिसी मनी. पॉलिसी मनी यानी क्या रे बेटा? नहीं. पॉलिसी मनी एंड पॉलिसी मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 31st March 22. पॉलिसी मनी यानी क्या? नो. फुल वैल्यू. सरेंडर वैल्यू नहीं. मरा तो पॉलिसी मनी यानी क्या मिलेगा? फुल वैल्यू. मरा है नहीं है. क्या लिखवा के दिया था मैंने? डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर. याद आया कुछ? was received on 31st March 22. The surrender value of the policy on 31st March every year was as follows. 19 में था 0, 20 में था 2000, 21 में था 5000. फुल वैल्यू है नहीं. यहां पे कितना मिला होगा? बोलो बेटा. ये फुल वैल्यू उस जेएलपी के लिए मिला है क्या? बाय द वे वो जेएलपी मेरे बैलेंस शीट में कितने की दिख रही थी जिस दिन वो मरा? उस दिन पढ़ा ही नहीं. जिस दिन वो मरा उस दिन बैलेंस शीट में जेएलपी दिख रही थी 5000. भैया वो मरा है आपका 2022 के मार्च में. 2022 मार्च के इमीडिएट पिछली बैलेंस शीट कौन सी थी? 21 दिसंबर की 2021. तो उस समय बैलेंस शीट में जेएलपी कितनी दिख रही थी? 5000. 5000 की चीज के लिए आपको कितने मिले? 2 लाख. बोलो फायदा कितने का हुआ? 195. किस में बटेगा? पार्टनर्स में. कौन से रेशो में? पीएसआर. याद आया चार्ट बना करके दूसरे वाली केस में आखिरी में एंट्रीज लिखवा के दी थी. आ जाओ. प्रीमियम इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर ऐसा किया तो क्या? ये कौन सी मेथड है बताओ? फर्स्ट. प्रीमियम इज डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड बैलेंस जॉइंट लाइफ पॉलिसी एडजस्टेड एवरी ईयर टू द सरेंडर वैल्यू. ये कौन सी मेथड है? सेकेंड. दोनों मेथड से आपने करके बताना है. आ जाओ. क्लियर है? कितना इजी है. बस वो चार्ट को फॉलो करना है. फर्स्ट और सेकेंड मेथड. आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 21. एकदम इजी क्वेश्चन. एग्जाम में 5 से 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा. बट ये इजी किसके लिए? जिसने वो जेएलपी का चार्ट देखा हुआ है. अगर वो जेएलपी का चार्ट नहीं देखा तो ये चीज समझने में मुश्किल आएगी.
सर चार्ट कहाँ पे, पिछले 2-3 लेक्चर में देख लेना। चलो क्या क्या चीजें बोली है पहले बता दो। शो द JLP अकाउंट बोला है ना, क्या बोला है बेटा, शो JLP अकाउंट एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ईच ईयर, अज्यूमिंग दैट। साल का खत्म हो रहा है, कुछ बोला है क्या इन्होंने, साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है साल, ठीक है 31 मार्च को खत्म हो रहा है, उस हिसाब से कर लेते। लो मैं JLP अकाउंट बना रहा हूं, पहले कौन सी मेथड यूज करो, सबसे सिंपल मेथड 1। बोलो JLP प्रीमियम को क्या ट्रीट करेंगे, बराबर, बोलो बताओ। चलो भैया, प्रीमियम इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। बोलो प्रीमियम कितना पे किया, दिया है क्या क्वेश्चन में, 10,000। कब लिया था पॉलिसी, 1 जनवरी 19 को, पहले लाइन में दिया है ना, टू बैंक 10,000। कहाँ जाएगा, जाके मरेगा ये, साल का आखिरी का तारीख 31 मार्च है, सर तो यहां 3 महीने का प्रीमियम ट्रांसफर करो ना, नो, प्रीमियम तो पूरा 1 साल का ही जाएगा। अच्छा प्रीमियम कौन से साल का है, कैलेंडर ईयर का, जनवरी 19 से लेके दिसंबर 19 तक। कोई मुझे बोलेगा 31 मार्च 19 को प्रीपेड प्रीमियम कितना रहेगा, हाँ 2,500 इज द रॉन्ग आंसर, 7,500 इज द करेक्ट आंसर। और 1 जनवरी को प्रीमियम पे किया, जैन फेब मार्च ये 3 महीने का इस साल में है, बचा हुआ 9 महीने का अगले साल का अभी से दे दिया, तो 9 महीने का कितना आया 7,500। खैर छोड़ो, इसकी ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसी बचपन की यादें 11th स्टैंडर्ड की सोचा ताज़ा कर लेता हूँ, है ना। चलो ये ट्रांसफर कर दिया बेटा, खत्म। बोलो अगले साल फिर से कितना प्रीमियम पे किया, बोलो कितना, 10,000 पे किया ना बेटा, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, PNL में, ऐसा चलते जाएगा क्या, बराबर है। फर्स्ट मेथड तो बहुत सिंपल है, बराबर, जो भी कुछ दे रहे उसको खर्चा ट्रीट करो। और फर्स्ट मेथड में आखिर में देखो चार्ट में ऐसा लिखा था, एट द टाइम ऑफ, बोलो बेटा, मैच्योरिटी और डेथ, विच एवर इज, हाँ, वॉट एवर द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, उसे क्या करेंगे, वेरी गुड, ट्रीटेड एज इनकम। सो बताओ कितना मिला आपको, 2 लाख ना, और कहां ट्रांसफर कर देंगे उसको, ये प्रीमियम अकाउंट था, हाँ बरोबर है कि नहीं, प्रीमियम था ना पहले वाले में, प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट किया ना। बोलो कितना मिला, 2 लाख। कौन सा रेशो था पार्टनर्स का,
2:2:1 यानी 2 लाख डिवाइड बाई 5, 80 नहीं 40, 80 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है यहाँ पे दिया है ना, ABC, नरेश रोहित, टू नरेश, टू रोहित, टू कृष्णा। लिख लो। डन। सर JLP अकाउंट बना के भी अगर बता दिया तो, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 2 लाख, फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेथ, और उसके बाद JLP अकाउंट डेबिट टू नरेश, टू रोहित, टू कृष्णा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर अकाउंट बना के बता दो। सेम एंट्री है, JLP के क्रेडिट में बाय बैंक बड़ा लिखूंगे, और JLP के डेबिट में टू नरेश, रोहित, कृष्णा। ऑल सेट, ठीक है, ओके नहीं हो, नॉट ओके, ओके। पढ़ा है इसके पहले, ये देखा हुआ है, JLP चालू है, चार्ट बनाए हुआ है, लेक्चर में थे। सेकेंड मेथड में क्या होगा बताओ, एसेट ट्रीट करो, करके बताओ तो जरा एसेट कैसे ट्रीट करते। सेकेंड मेथड, बोलो। और ब्रैकेट में देखो क्या लिख रहा हूं, बरोबर है, टू बैंक 10,000, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट बढ़ गई, बढ़ना, बरोबर ना, असेट बढ़ गई तो उसको क्या करो, डेबिट करो। बोलो, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया तो अब ये असेट कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। देखना, बैलेंस शीट के असेट साइड में मैं JLP दिखा ही रहा था 10,000 की, कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आके क्या बोला, याद करो वो लेक्चर। कंजर्वेटिज्म क्या बोला भैया, सरेंडर वैल्यू पे दिखाओ, तो मतलब 10,000 पे नहीं दिखा सकता हूँ। सरेंडर वैल्यू कितनी है पहले साल में, 0, मतलब ये 10,000 की जो असेट है उसको 10,000 से कहाँ लाना है, 0 पे। और सेकेंड मेथड में वो लॉस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सेकेंड मेथड में लॉस कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। करोगे ट्रांसफर, सो PNL टू JLP, JLP के क्रेडिट में बाय PNL। साल का आखिरी दिन कौन सा था, 31 मार्च था ना। JLP brought down at its surrender value, और सरेंडर वैल्यू थी 0,
10,000 की चीज को जीरो पे लाना है, मतलब उस चीज को 10,000 से कम करना है, सो पूरा का पूरा लॉस में डाल दो। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट, और जेएलपी को कम करना है जो कि असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट करो, सो क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? डन, इजी पीजी। ऐसे पढ़ा था ना हमने। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। कर दिया, पहला साल खत्म। बोलो बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 0। असेट ट्रांसफर होती है ना अगले साल 1 अप्रैल 2019, ईयर एंड 31 मार्च ही है ना बच्चों। बैलेंस ब्रॉड डाउन 0, बराबर। फिर से हमने प्रीमियम पे किया, कब दिया होगा? 1 जनवरी 2020 को। प्रीमियम तो जनवरी में देते हैं ना। फिर से 10,000 पे किया, फिर से 10,000 का प्रीमियम पे किया। डन। अब बोलो मेरे असेट में कितना हो गया? पुराना 0 प्लस से 10,000 है, 10,000। फिर से साल के आखिरी में 31 मार्च 2020। चलो बताओ क्वेश्चन देख करके सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू कितना था? सो बैलेंस शीट के असेट साइड में जेएलपी कितने पे दिखना मांगता? 2 पे। मैं कितने पे लिख रहा था? 0 प्लस 10,000, 10,000। बट ये बोल रहे 10 पे नहीं, कितना दिखाओ? 2। कितने से कम करना है? कहाँ डालेंगे इस लॉस को? पीएनएल में। लिखो ना फिर, बाय पीएनएल। फिर से नरेशन लिखने की जरूरत नहीं ना, सरेंडर वैल्यू पे ला रहा हूं जैसा ऊपर में लिखा था। कितना आसान है, बस वो स्टेप्स और रूल फॉलो करना है चार्ट का। वरना आप अगर वो चार्ट देखे बगैर ये डायरेक्ट देखते तो समझ भी नहीं आता, बाप रे बाप क्या चल रहा है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। इसलिए पहले वो चार्ट बताया था। ठीक है, बोल बचा कितना? फिर से ऊपर जैसे लिखा था हमने, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन, अरे कुछ समझ में आया रहा है करे। फिर से प्रीमियम पे किया, बोलो कितना पे किया? फिर से अगले साल बुक वैल्यू पे लाना है। बोलो तीसरे साल का बुक वैल्यू कितना है? बैलेंस शीट के असेट साइड में जेएलपी दिख रहा था, पुराना वाला कितना था? 2,000, बरोबर है क्या? रुको, पुराना वाला कितना था? 2,000 प्लस मैंने और कितना दिया? 10। मैं कितने पे दिखाने वाला था? 12। कंजर्वेटिज्म बोला नहीं चलेगा, कितने पे दिखाओ? कितने से कम करना है? सो बाय पी एंड एल। अरे कुछ समझ में आया क्या? बोलो बचा कितना? बैलेंस ब्रॉड डाउन, प्यारा है ना क्वेश्चन है? मैकेनिज्म समझा इसका? क्लियर? फिर से प्रीमियम 2022 में पे किया ना टू बैंक, कितना पे किया होगा? 10,000। बोलो 2022 में उसका सरेंडर वैल्यू कितना था? अरे दिया ही नहीं, 2022 में तो फुल मिल गया, मजे। हाँ जो मरा उसके लिए खेद है, बट पूरा पैसा मिला ना यार। कितना मिला? कितना मिला? कब मिला? 31 मार्च
22 को बाय बैंक। ओ वाओ, फुल अमाउंट रिसीव्ड। इसे कहते हैं मरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहना। 2 लाख रुपए देके गया वो, जब तक वो पैसे ख़त्म नहीं होते लोग उसको याद रखेंगे। सर ख़त्म होने के बाद उसे फिर से इस धरती पे पैदा होके मरना होगा, तो फिर वो याद रहेगा लोगों। हाँ, अगर लोगों के दिल में रहना है तो या तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए या फिर आप मर जाने चाहिए, है ना। इधर यू मस्ट बी रिच और यू आर डेड। 2 ही लोगों को लोग याद रखते हैं, एक अमीर को और एक मरे हुए इंसान को। जिंदा इंसान की इस कलयुग में कोई कीमत नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? चेक कर लेना अपने आसपास, यकीन नहीं आता है तो। चल राजू श्रीवास्तव के कितने लोगों ने मैसेज ट्रोलिंग कल देखी होगी? अब जो वो पेट सफा की ऐड है ना, वो वाला नालायक ऐड चला रहा है और नीचे धीरे से मैसेज में लिखा रेस्ट इन पीस राजू श्रीवास्तव, आप हमारे दिल में हैं। अरे पेट खराब का ऐड चला रहा है, समझ में आए क्या? और हाँ, वो 30-40 करोड़ कमा लेगा क्योंकि वो ऐड, उसका पेट सफा का सेल बढ़ जाएगा। भारत की पब्लिक कोई भरोसा नहीं है, पेट सफा खरीद के ज़रूर लाएंगे, भले ही ज़रूरत नहीं है। राजू श्रीवास्तव की याद में फ़ायदा किसका हो रहा है? कंपनी का। समझ में आया क्या? भारत की पब्लिक बहुत इमोशनल है, एक्चुअल में इमोशनल है, मालूम है तुमको। अगर कोई गलत चीज़ भी इंसान कुछ तो तुम्हारी सेंटिमेंट के साथ अटैच करके बेच दे, तुम खरीद लेते हो, तुम बोलते हो ठीक है ना, जाने देने यार। वो रोड साइड में ख़राब पेन बेचते हैं ना, आपको पेन कभी चलते नहीं है, बट वो पेन आपको बेचने के लिए आते लोग, वो तो बोलना खैर उनका स्कैम है पूरा बहुत बड़ा, वो पेन चलता नहीं है। वैसे आप उस भिखारी को 50 पैसे या 1 रुपया देने वाले थे, वो आपके सामने ऐसे पेन लेके आता है तो आप बोलते हो चलो पेन खरीद लेते हैं, और आप उसको 20 रुपये दे देते हो 2 पेन के। वो पेन चलता है क्या? कितने लोग लिखते हैं उस पेन से? बड़े बड़े पेन रहते हैं ऐसे, हो कहाँ लेके जाओगे पेन लिखने के लिए? तो पेन बड़ा रखने के पीछे की वजह है, क्यों? वो पेन बड़ा रखने के पीछे वजह है, वो इंसान लेता नहीं इतना बड़ा पेन। ठीक है यार, पेन भी मत दे, उसकी जगह वही नॉर्मल टिकटॉक वाला पेन रहता है जो जेब में भी रख सकते हैं, सुंदर 5 रुपये का वो रहता, तो हर कोई पेन ले लेता ना, पेन ले लेता और 5-7 रुपये 10 रुपये दे देता। लेकिन वो बड़ा पेन रखने के कारण फायदा 20 गुना हो गया। ना इंसान पेन लेता है और उल्टा वो पेन के नाम पे 20 रुपये देता है। देखो कभी भी आप वो सिग्नल पे जो भिखारी पेन बेचते, इतने बड़े बड़े पेन बनाने का लॉजिक क्या है? कोई संभालता नहीं उस पेन को, कोई लेता नहीं है। पहले वो पेन को देख के 20 रुपये दे देता है, पहले वो पैसे ले लेते हैं 10-20 रुपये, और फिर वो ऐसा हाथ रखते हैं उनका, वो पेन नहीं देते आपको, बोलते हैं सर इतना बड़ा पेन है। मतलब हाँ तो पैसे दिए तेरे को इसके, दे 2 पेन। बोले सर कहाँ रखोगे आप इसको? मतलब पैसे वापस ला। फिर 2 पेन दिए उसने, वो पेन चलते भी नहीं है। तो भारत की पब्लिक है ना, इमोशनल फूल है। मैं भारत का हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, और मैंने भारत की कुछ पब्लिक को देखा है और मैं भले के लिए बोल रहा हूँ, सीरियसली। मतलब आपके साथ कोई भी इंसान अगर बिजनेस करना चाहे तो उसे हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स को चूल्हे में डालना होगा, और उसे सेंटिमेंट्स वाले प्रिंसिपल्स या फिर धार्मिक प्रिंसिपल पे बात करनी होगी, क्योंकि हेनरी फ्योल भारत में काम नहीं करता है। उसकी प्रिंसिपल्स जो थे ना, मैनेजमेंट की थेरीज, वो भारत में काम नहीं करती है। लेकिन भारत के अंदर में हनुमान चालीसा काम करेगी। एक्चुअल में भारत के अंदर में तुम सेंटिमेंट के साथ खेलो लोगों के, वो काम करेगा। समझ में आ गया? बट बाकी तुम ये कोई प्रिंसिपल्स, कोई थेरीज वो अप्लाई करोगे तो नहीं होगा। बेट मैं किसी भी धार्मिक संगठन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ बाबा, है ना। मैं खुद हिंदू हूँ, हनुमान चालीसा मुझे भी कंठस्थ है, याद है मुझे। लेकिन क्या कभी कभी जब मैं देखता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें कमर्शियली गलत होती है तो बुरा लगता है। ये सुनो, चलो आ जाओ। सो ध्यान देना। ये लिख लिया क्या? फुल अमाउंट रिसीव कहाँ से कहाँ? देखो हम लोग धरती से स्वर्ग पहुँच के डेथ से कहीं पहुँच गए थे। फुल अमाउंट मिल गया 2 लाख रुपए।
बांट दो ये पैसा। बोलो बैलेंस कितना बचा है इसमें? इसी दिन यहीं से बांट देते ना, काहे के लिए बैलेंस के झंझट में पड़ते हैं? बांट दो ना डायरेक्टली। बोलो कितना बचा? अरे ओरल है क्या कैलकुलेटर? 2 लाख में से 10 और 5 15 का 1 85 दे दो। हाँ बाय। कौन कौन से पार्टनर थे? नरेश, सुरेश, सुरेश ही दूसरा, सॉरी नरेश, रोहित और तीसरा पार्टनर का नाम है कृष्णा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, अरे हाँ 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 मुझे मालूम है। ठीक है, ठीक है। बोलो 74 74 और खेल खत्म। कुछ था क्या? यहाँ पे लिख लेना, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ था रे इसमें? ऑल सेट। डन। उसके बाद बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? हर 2-3 दिन में, एक मिनट दिखाना, एक है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20-20 25-25 मिनट लेगा हमारा। हर 3 दिन में एक बार, जब आप थोड़ा सा पढ़ के बोर हो जाओगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा तो आपको नौशिया हो जाएगा, है ना? नौशिया समझते हो? जब भी तुम कोई बटन प्लस माइनस बंद करते हो तो उसमें आपको थ्योरी दी है बहुत सारी। हर 2-3 दिन में बाद, जिस दिन आपको पढ़ाई करके बोर हो जाए ना, तब बोल देना कि सर आज कोई तो एक एएस पढ़ा दो। सर हम पढ़ाई करते रोज ही बोर होते। नहीं, मैंने क्या बोला? कोई एक दिन। आ जाओ, एक काम करना, आपकी बुक का पीछे का पार्ट है ना, खाली रहता है ना, चलो आज पीछे से करेंगे। लो ओपन करो और लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है? कुछ भी दिमाग में लगाना है। हाँ वही बुक में 10-15 पन्ने हो गए तो उसके अंदर में लिखा तो भी चलेगा। अच्छा, जो बच्चा है रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फोल्डर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर मिल जाएंगे।